नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे क्या कुछ खास है आज की खबर में। कोरोना से जुड़े हुए आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बॉलीवुड क्रिकेट की खबरों पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको शेयर बाजार की चाल से भी अवगत कराएंगे। लेकिन तमाम बातों से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आज न्यूज हाइलाइट्स में क्या कुछ है, सुर्खियों में क्या कुछ है। तो एक नजर डाल लें सुर्खियों में। दरअसल भारत में कोरोना के 92,000 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 2,219 लोगों ने जाने गंवाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ 11 जून को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। फाइजर 12 साल के कम उम्र के बच्चों पर बड़े स्तर पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा रॉयटर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी बैठक। तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 7 मई को 4 लाख से अधिक केस, अभी 1 लाख से कम। लव अग्रवाल। यूपी कैडर के आईएएस अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल 18 जून से खेला जाएगा। फाइनल में अश्विन एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। चीनी सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पास किया बड़ा एरियल युद्धाभ्यास। भारतीय सेना बनाए हुए है नजर। फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान पर जयराम रमेश ने जताई खुशी, कहा नहीं होना चाहिए भेदभाव। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर खुला। सांसद नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने किया खारिज, लगाया 2 लाख का जुर्माना। नवनीत राणा बोली, फैसले का सम्मान सुप्रीम कोर्ट में दूंगी चुनौती। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, दिल्ली में लागू करने दीजिए घर घर राशन योजना। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 5,126 एक्टिव केस, अब तक 4,012 मौतें, सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया। मुंबई में आज दस्तक देगा मॉनसून, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, हाई टाइड का भी अलर्ट। स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किया 26.29 करोड़ का फंड। यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत, कई घायल, पीएम मोदी का ऐलान। कानपुर हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और सौमित्र खान आज पहुंचेंगे दिल्ली, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। एमपी के बीजेपी कार्य समिति की लिस्ट में नेताओं के नाम के साथ जाति का जिक्र, विवाद के बाद बदली गई सूची। बांका मदरसा ब्लास्ट, फॉरेंसिक जांच में बम धमाकों की रिपोर्ट, 24 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जयपुर के मेयर समेत 3 बीजेपी पार्षद निलंबित, सौम्या गुर्जर बोली, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जयपुर मेयर के निलंबन पर गहलोत सरकार में भी मतभेद, आधी रात को जारी की गई जांच रिपोर्ट। लखनऊ में भी आज से शुरू मेट्रो सर्विस, वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगी सेवा। भोपाल में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, कल से खुल सकेंगे हेयर सैलून। केरल में सैनिक स्कूल में 20 कैडेट्स और 1 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन के पास कैश काउंटर पर लगी आग। आगरा में ऑक्सीजन खत्म होने की भ्रामक सूचना पर डीएम का एक्शन, पारस हॉस्पिटल को किया सील। पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक खत्म, अजीत पवार भी थे साथ। पीएम से मुलाकात के बाद बोले सीएम उद्धव, मराठा आरक्षण और जीएसटी बकाये को लेकर हुई चर्चा। बिहार सरकार ने हटाया लॉकडाउन, शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। आसाराम की जमानत याचिका का राजस्थान सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। अगली सुनवाई अब शुक्रवार यानी 11 जून को होगी। आइए जान लेते हैं क्या कुछ लेकर आए हैं हम खबरों में आपके लिए और आगे। दरअसल चर्चा करेंगे खबरों में अब विस्तार से। सबसे पहले चर्चा करेंगे कोरोना अपडेट पर। आखिर कोरोना के क्या आंकड़े हैं देश के अंदर, क्या वो हमारे खुशी की खबर लेकर आए हैं या फिर अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आंकड़ों से पता चलेगा कि हमें कितने सावधान रहने की जरूरत है या कोरोना का क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर। दरअसल भारत में कोरोना के 92,000 नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,219 लोगों की जानें ली गई।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर भारत को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन देश में 1 लाख से कम नए मामले सामने आए। हालांकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोविड मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के 92,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 90 लाख से अधिक हो गई है। इसके अलावा देश में आज भी 2,500 से कम मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटों में 2,219 मरीजों ने इस घातक वायरस की वजह से अपनी जानें गंवाई हैं। दरअसल कोरोना उस कहर की तरह है जो ऐसा तूफान लेकर आया है जिसमें न जाने कितने परिवारों को उसने खत्म कर दिया है, न जाने कितने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि देश या विदेश में जो कुछ चल रहा है ताज़ा घटनाक्रम, उससे आपको अवगत कराते रहें समय समय पर। साथ ही साथ वो जानकारी हम आपको दें जो जानकारी सही हो और सटीक हो। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम कुछ ऐसी भी जानकारी दें जो आपके लिए ज़रूरी हो व आपके जीवन में काम आने वाला। यानी हमारा अभियान खबर के साथ ज्ञान। आइए आगे देखते हैं कोरोना अपडेट के अंदर क्या कुछ है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 92,596 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार की बात करें तो भारत में 63 दिन बाद कोविड-19 के 86,498 मामले दर्ज किए गए थे। नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2 करोड़ 90 लाख 89,069 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कोविड की वजह से 2,219 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,53,528 तक पहुंच गया है। फिलहाल भारत में मृत्यु दर 1.22% है। पिछले लगातार 27वें दिन दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,62,664 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसी के साथ अब तक 2,75,04,126 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल रिकवरी दर बढ़कर 94.55% हो गई है। इसके अलावा भारत के सक्रिय मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में अभी 12,31,415 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.23% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मामलों में कुल 72,287 की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल ये था कोरोना अपडेट। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह के न्यूज अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने सुझाव भी हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। आइए जान लेते हैं आगे क्या कुछ खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो भारत के लिए एक खुशखबरी है, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आखिर भारत के लिए क्या ऐसी खुशखबरी है और पाकिस्तान को क्या झटका मिला है, इस पर हम पूरी रिपोर्ट आपको पेश करेंगे, पूरी खबर से आपको अवगत कराएंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय खबर में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। दरअसल मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए। वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, जबकि अफगानिस्तान को कुल 48 वोट पड़े। शाहिद अब्दुल्ला सितंबर में अपना कार्यभार संभालेंगे। शाहिद अब्दुल्ला की जीत पर भारत ने बेहद खुशी जाहिर की है। अब्दुल्ला शाहिद UNGA के अध्यक्ष वोल्कन बोल्जीकर की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफदारी की थी। कश्मीर पर बयान देने के बाद भारत ने वोल्कन बोल्जीकर को आड़े हाथों लिया था। महासभा के मौजूदा अध्यक्ष और तुर्की के पूर्व विदेश मंत्री वोल्कन बोल्जीकर ने पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठाने की हिमायत भी की थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का इस तरह का बयान देना
अवांछनीय है। इससे उनका कद घटता है। अब वोल्कन बोजिकर का जाना और मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद का UNGA का अध्यक्ष चुना जाना भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, जबकि पाकिस्तान के लिए इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब्दुल्ला शाहिद की जीत का विशेष रूप से नई दिल्ली में स्वागत किया गया, जहां भारतीय राजनयिक पर्दे के पीछे से मालदीव के पक्ष में प्रचार में मदद कर रहे थे। जब मालदीव ने 1 साल पहले 76वीं महासभा के अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी, तब से ही भारत उनके प्रचार में जुटा हुआ था। अब्दुल्ला शाहिद की संयुक्त राष्ट्र में जीत भारत के लिए अच्छा माना जा रहा है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि सितंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र में शाहिद के रहने से उनका भारत के साथ समन्वय अच्छा रहेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022 तक सदस्य रहेगा, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र में मालदीव और भारत में अच्छा समन्वय रहेगा। भारत और मालदीव में राजनयिक स्तर पर काफी नजदीकियां हैं। सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई है कि मालदीव संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि नागराज नायडू को शाहिद के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त करने के लिए भारतीय मिशन से चर्चा कर रहा है। ऐसा पहली दफा है जब मालदीव का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इस जीत को शानदार और मालदीव के लिए सम्मान करार दिया है। तो पूर्व राष्ट्रपति और मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने कहा कि यह छोटे द्वीप और जलवायु के लिहाज से संवेदनशील देशों के लिए एक महान दिन है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह मालदीव की स्थिति के रूप में खुद के कद का एक बड़ा प्रमाण है। हम बहुपक्षवाद और इसके आवश्यक सुधारों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं। दरअसल कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब गेहूं, आटे और चीनी तक की किल्लत हो गई है। ये एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे पड़ोसी और धुर विरोधी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, वहां भूखमरी है और इमरान सरकार अपनी तरह ही अलग अलग तरह की बयानबाजी करती रहती है। तो आइए जान लेते हैं आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। इमरान सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, वहां भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और वहां किसी तरह का कोई भी सुशासन की बात नहीं होती। दरअसल इमरान के राज में पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की राह पर खड़ा है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में भूखमरी बढ़ रही है। खाने को गेहूं, आटा, चीनी सब खत्म हो रहे हैं। यहां तक कि जो चीजें उपलब्ध हैं वो काफी महंगे होते जा रहे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार, कुशासन की मार झेल रहे पाकिस्तानी लोगों की अब महंगाई ने कमर ही तोड़ दी है। दरअसल बर बोले पाकिस्तान अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी धमकियां देता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये आप और हम सभी जानते हैं। आइए अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं जो जुड़ी हुई है आपके लिए शिक्षा जगत से। दरअसल CBSE को लेकर काफी बार नए नए फैसले आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है निकलकर। पहले एग्जाम रद्द हुए, फिर उसके मार्किंग की स्कीम आई है। आखिर क्या कुछ चल रहा है शिक्षा जगत में, इससे हम आपको रोज अपडेट करते रहते हैं, रोज ही अवगत कराते रहते हैं। उसी कड़ी में CBSE 12वीं की परीक्षा को लेकर एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज लेकर आए हैं कि आखिर प्रैक्टिकल या थ्योरी को लेकर क्या है मार्किंग स्कीम, कैसे होगा, या बाकी के कौशल विषयों में क्या कुछ अंकों के वितरण की प्रणाली आधारित होगी, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हम आपको न्यूज़ अपडेट रेगुलर देते रहते हैं और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट आपको देती रहें, ताज़ा तरीन जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम आगे भी आपको नई जानकारी देते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आइए शिक्षा जगत से क्या खबर लेकर हम आए हैं आपके लिए, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा के सभी कौशल विषयों के लिए अंक वितरण किया है। अब इस कक्षा के कौशल विषयों में थ्योरी 60 अंकों व प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक होंगे। 11वीं कक्षा के लिए नियम वर्तमान सत्र 2021-22 से ही लागू होगा।
वर्तमान सत्र से 12वीं के अंक वितरण में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 12वें अंक वितरण के यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होंगे। सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 38 स्किल विषयों को ऑफर करता है। बोर्ड ने कौशल विषयों के अंकों के वितरण में एक रूपता पैदा करने के लिए अंकों के वितरण का फैसला लिया है। इस तरह से थ्योरी के लिए 60 अंक होंगे, जिसमें रोजगार कौशल के लिए 10 अंक व प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक होंगे। 12वीं कक्षा के लिए संशोधित अंक वितरण सत्र 2022-23 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो स्कूल 11वीं कक्षा में इस सत्र से कोई नया कौशल विषय शुरू करना चाहेंगे, उनसे इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। बोर्ड के संशोधित संबद्धता उपनियमों के अनुसार स्कूल को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को छोड़कर किसी भी अतिरिक्त कौशल विषयों को शुरू करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूल को इन विषयों को ओएसिस फॉर्म में भरकर इसका विवरण देना होगा। जिन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 11वीं कक्षा में कौशल विषय शुरू किए हैं, बोर्ड ने ऐसे स्कूलों से इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के संबंध में जानकारी देने को भी कहा है। बोर्ड द्वारा इस जानकारी का उपयोग इन शिक्षकों के परामर्श, संचालन और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। अब आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी हुई है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में भी बहुत लोगों की रुचि है और वो जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में आखिर क्या हलचल रहे। बहुत लोग शेयर बाजार में जो है अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, इसकी कोशिश करते रहते हैं कि शेयर बाजार से उनको कुछ मुनाफा हो जाए। तो उनके लिए भी कुछ खबर हम लेकर आए हैं। आइए देख लेते हैं क्या है आज की शेयर की चाल, क्या है बाजार की चाल, क्या है हलचल बाजारों में। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कौन से शेयर ऊपर गए, कौन लाल निशान पे बंद हुए, कौन से शेयर हरे निशान में बंद हुए, या फिर देश में शेयर बाजार का क्या है हाल। शेयर बाजार में गिरावट के बीच अडानी पावर के शेयरों में दूसरे दिन भी थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पे बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 स्टॉक्स वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को 52.94 अंक नुकसान के साथ 52,275.57 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11.55 अंक टूटकर 15,740.10 के स्तर पर आज अपने कारोबार की समाप्ति की। कल की तरह आज भी अडानी पावर में जोरदार उछाल देखने को मिली। 2 दिन में अडानी पावर के शेयर करीब 40% बढ़ चुके हैं। अडानी पावर आज 25.35 यानी 19.98% रुपए चढ़कर 151.75 पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को 20% उछाल के साथ बंद हुआ था। एक साल पहले यानी 8 जून 2020 को एनएसई में इस शेयर का मूल्य 39.10 रुपए था। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एसबीआई का शेयर 1% से अधिक टूट गया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक, पावर ग्रिड तथा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर लाभ के साथ बंद हुए। रिलायंस सिक्योरिटीज की रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बाजार लगभग स्थिर बंद हुए। उन्होंने कहा कि जहां वित्तीय और धातु कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव देखा गया, वहीं आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों से बाजार को समर्थन मिला। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का संघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की नुकसान में रहे। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजार लाभ में थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.53% के नुकसान से $71.11 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों पर। खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों को हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से शुरू होने वाला है और इस मैच में रविचंद्रन अश्विन के पास टॉप पर पहुंचने का एक सुनहरा मौका होगा। आखिर कौन सा ऐसा मौका है, किस वजह से वो टॉप पर पहुंच सकते हैं और उसके लिए उनको क्या कुछ करना पड़ेगा,
इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। आइए जान लेते हैं आखिर इस WTC फाइनल में क्या कुछ खास है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह खिताबी मुकाबला 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में खेला जाना है। फाइनल में टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो खास मुकाम क्या होगा, आगे हम आपको जानकारी से रूबरू कराएंगे। दरअसल 34 साल के अश्विन इस मैच में 4 विकेट लेते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। वह इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को पीछे छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में अश्विन के पास टॉप पर पहुंचने का एक सुनहरा मौका होगा। पैट कमिंस अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाज हैं। कमिंस ने 14 टेस्ट मैचों में 21.02 की औसत से 70 विकेट चटकाए हैं। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड 17 टेस्ट मैचों में 69 विकेट लेकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज है। ब्रॉड ने ये विकेट 20.08 की औसत से चटकाए हैं। रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में फिलहाल तीसरे पायदान पर हैं। अश्विन ने 13 टेस्ट मैचों में 20.88 की औसत से 67 विकेट लिए हैं, जिसमें 4-5 विकेट हॉल शामिल है। अश्विन का पारी में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 145 रन देकर 7 विकेट रहा है। अश्विन ने इन 13 मुकाबलों में से भारत में 9, ऑस्ट्रेलिया में 3 और न्यूजीलैंड में 1 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में अपने ज्यादातर विकेट निकाले हैं। अश्विन ने भारत में 52, ऑस्ट्रेलिया में 12 और न्यूजीलैंड में 3 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया घरेलू टेस्ट सीरीज में 32 विकेट चटकाए थे। 4 मैचों की उस सीरीज में अश्विन ने 189 रन भी बनाए थे। इस ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी भी शामिल है। साउदी ने अब तक 10 मैचों में 20.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं। ऐसे में उन्हें लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए 20 विकेट लेने होंगे, जो लगभग नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन इस लिस्ट में चौथे पायदान पर मौजूद है। लियोन ने 14 मैचों में 31.37 की औसत से 56 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। लाबुशेन ने 13 मैचों में 72.82 की औसत से 1675 रन बनाए हैं। इस दौरान लाबुशेन ने 5 शतक और 9 अर्धशतक जड़े। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हैं। रूट ने 20 मैचों में 47.42 की औसत से 1660 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 63.85 की औसत से 1341 रन बनाए हैं। इस दौरान स्मिथ के बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक निकले। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 17 मैचों में 1334 रनों के साथ इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे इस सूची में 5वें स्थान पर मौजूद हैं। रहाणे ने 17 मैचों में 43.80 की औसत से 1095 रन बनाए हैं। ऐसे में मानस लाबुशेन के आसपास कोई बल्लेबाज नहीं है जो उनके आंकड़ों तक पहुंच सके। अब चलते हैं इंटरटेनमेंट न्यूज की तरफ। जी हाँ, बात करेंगे बॉलीवुड न्यूज की। बॉलीवुड में लेकर हम आए हैं आपके लिए आज खास खबर जो जुड़ी हुई है एक्ट्रेस यामी गौतम से। दरअसल अभी हाल ही में यामी गौतम शादी के बंधन में बंधी हैं और शादी के बंधन में बंधते ही मानो उनकी किस्मत खुल गई है। जी हाँ, उनको एक बड़े स्टार यानी अक्षय कुमार के साथ काम करने का ऑफर मिल गया है। आइए जानते हैं क्या खास है इस खबर के अंदर, क्या कुछ लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरों में। दरअसल हाल ही में शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस यामी गौतम की 7 फेरे लेते ही किस्मत चमक उठी है। रिपोर्ट्स की माने तो वे अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 में नजर आएंगी। पिछले हफ्ते खबरें सामने आई थी कि अक्षय ओ माय गॉड का जल्द ही सीक्वल आने वाला है और अब खबर है कि इसकी कास्ट भी फाइनल हो गई है।
रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय की इस फिल्म में इस बार यामी गौतम नजर आएंगे। 2012 में प्रीक्वल में परेश रावल ने एक आम आदमी का रोल निभाया था और अक्षय कुमार ने एक भगवान का किरदार यानी कृष्ण का किरदार प्ले किया था। इस बार का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही होगा, लेकिन बताने के लिए एक अलग कहानी होगी। पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अहम रोल में निभाएंगे और उनकी लाइफ में अक्षय कुमार की एंट्री होगी। फिल्म का निर्देशन अमित राय करेंगे। दरअसल दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर सही और सटीक जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचाएं, और ये हमारी कोशिश आज भी जारी है। हमें उत्साहवर्धन देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ खास है इस खबर के अंदर। दरअसल यामी गौतम और अक्षय कुमार पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। बता दें कि यामी ने फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की है। दोनों की शादी काफी सीक्रेट रही, इसमें सिर्फ दोनों की फैमिली वाले ही शामिल हुए। यामी ने अपनी शादी की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा था, अपने परिवार वालों के आशीर्वाद से आज हमने शादी कर ली है। यह फंक्शन हमारे लिए काफी पर्सनल था और इसलिए इसे सिर्फ अपने परिवार के साथ ही मनाया है। आखिर अक्षय कुमार का वर्क फ्रंट क्या है? ये बात थी कि यामी गौतम की शादी होते ही उनको एक बड़ा ऑफर मिल गया, एक बड़े स्टार अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिल गया। लेकिन अगर जानना चाहें तो अक्षय कुमार इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक के बाद एक फिल्में उनकी आती हैं और इस साल भी उनकी कई फिल्में आने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार का आखिर वर्क फ्रंट क्या है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में इन दिनों अक्षय कुमार की सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। इस वक्त अक्षय करीब 7 फिल्मों पर काम कर रहे हैं जो 2021-22 में रिलीज होगी। इनमें से कुछ फिल्में तो रिलीज के लिए तैयार भी हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी, बेल बॉटम, अतरंगी रे, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और राम सेतु है। दोस्तों, हमारा चैनल आपको सिर्फ खबर ही नहीं देता है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि खबर के साथ कुछ ऐसी जानकारी दें जो दैनिक जीवन में आपके काम आए। यानी हमारा अभियान खबर के साथ ज्ञान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन सुझावों पर अमल करेंगे। एक बार फिर न्यूज़ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।